सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड प्लीज गाइज आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि नोट करिए, जितना सारी चीजें आपकी क्लियर आउट नहीं है उसको नोट करिए। एंड उसी नोट किया हुआ को फिर से आप इसका रिविजन करिए। जितना ज्यादा आपकी चीजें क्लियर आउट होगी, आपको एग्जाम में उतना ही ज्यादा ये बेनिफिट होगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक पॉइंट मैं समझाऊंगी और सारे जो पॉइंट होंगे उन सबको क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील अन्य तीनों से भिन्न है। तो सांबर झील, वेबनाड झील, डल झील, वुलर झील। अगर आप ये चारों ऑप्शन देखेंगे तो चारों ही झील है, ठीक है। लेकिन एक झील है जो इसमें से भिन्न है। तो कौन सा झील है? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांबर झील। अब सांबर झील क्यों इन तीनों से भिन्न है, ये मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका वेबनाड झील हो गया, डल झील हो गया और आपका वुलर झील हो गया, ये तीनों झील जो है ये आपको याद रखना है, ये जो है मीठे पानी की झील है, ठीक है ना। मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील है। और जो आपका सांबर झील है गाइस, सांबर झील मीठे पानी की झील नहीं है। ये जो है ये आपके खारे पानी की, यानी कि याद रखिएगा सांबर झील जो है ये आपको याद रखना है, ये जो है खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, ठीक है। इसीलिए जो है ये झील अन्य तीनों से भिन्न है। तो एग्जामिनर इसी टाइप के प्रश्न पूछते हैं ताकि आप सब कंफ्यूज हो सके। तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करेंगे, जो कि हम बात करेंगे गाइस सांबर झील के बारे में, ठीक है। इस झील के बारे में हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो सांबर झील है कौन से राज्य में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सांबर झील जो है ये राजस्थान में है, ठीक है ना। सांबर झील राजस्थान में है। इसके बाद अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो है भारत की सबसे बड़ी, ठीक है ना, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। तो याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय, अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है, ठीक है। खारे पानी की झील है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो आपका ये झील जो राजस्थान में है, सांबर झील। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इस झील की जो है लंबाई कितनी है लगभग, तो याद रखिएगा इसकी लंबाई है, लंबाई, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 35.55 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपके इसे रामसर साइट में भी घोषित किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है आपका सांबर झील को जो है 1990 में, 1990 में रामसर साइट स्थल घोषित किया गया, रामसर साइट स्थल के रूप में घोषित किया गया, घोषित किया गया, ठीक है, घोषित किया गया। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो झील है आपका सांबर झील, यहाँ से जो है भारत के जो कुल नमक उत्पादन का 9 से लेकर 12% तक जो है यहीं से आता है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा कि भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना परसेंट? 9 से 12%, ठीक है ना। 9 से 12% जो है यहीं से आता है, ठीक है, यहीं से प्राप्त होता है। तो इतना पॉइंट आपको जो है सांबर झील के बारे में याद रखना है। अब हम बात करते हैं वेबनाड झील के बारे में, ठीक है। तो वेबनाड झील के बारे में याद रखिएगा कि ये जो है ये आपका कहाँ है। तो वेबनाड झील जो है ये आपके केरल में, ठीक है, केरल में। और याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेबनाड झील ही है, भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील।
और ये जो वेबनाड झील है गाइस, वेबनाड झील की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई कितनी है याद रखिएगा, क्योंकि ये भारत की सबसे लंबी झील है, तो इसकी लंबाई आपको याद रखना है। तो इसकी लंबाई है 96.5 किलोमीटर। ठीक है। और याद रखिएगा वेबनाड झील को भी जो है रामसर साइट घोषित किया गया, और कब? तो 2002 में। ठीक है, 2002 में जो है इसे रामसर साइट घोषित किया गया। रामसर साइट घोषित किया गया। घोषित किया गया। ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं गाइस, तो याद रखिएगा अगला आपका कौन सा है? अगला है आपका डल झील। डल झील जो है ये कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा डल झील आपका जो है ये जो है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, डल झील जो है ये आपका कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा डल झील है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। इसके अलावा आपको डल झील के बारे में याद रखिएगा कि जो दुनिया का पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो है ये कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा डल झील के बीचों बीच है। ठीक है ना, दुनिया का पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। दुनिया का पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस स्थित है। पोस्ट ऑफिस। तो जगह की वजह से मुझे बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। ठीक है। तो डल झील के पास, डल झील पर जो है याद रखिएगा दुनिया का पहला फ्लोटिंग झील स्थित है। इसके अलावा जो है एक आ जाता है आपका उलर झील। उलर झील जो है ये कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा उलर झील भी आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उलर झील भी आपके जम्मू कश्मीर में है। और याद रखिएगा ये जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील। ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रख लीजिएगा। जैसे मैं आपको समझाऊं, वेबनाड झील आपके केरल में है और ये भारत की सबसे लंबी झील है, इसलिए इसका लंबाई आपको याद रखना है। और 2002 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया। डल झील की बात करूं, ये आपके जम्मू कश्मीर में है, और ये दुनिया का पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो है यहीं पर स्थित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं उलर झील, उलर झील भी आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपका उलर झील है। ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? आवृत बीजी में, टेरिडोफाइटा में, अनावृत बीजी में, या फिर ब्रायोफाइटा में? तो गाइस आवृत बीजी में क्या होता है कि जो पादप समूह में जो है फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। ठीक है ना, आवृत बीजी में। ठीक है। और यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक आवृत बीजी में और अनावृत बीजी, ये दोनों मैं समझाऊंगी। सबसे पहले टेरिडोफाइटा की अगर मैं बात करूं, तो टेरिडोफाइटा में याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, बीज नहीं होते। ठीक है ना, तो याद रखिएगा टेरिडोफाइटा में जो है बीज नहीं होते हैं। बीज नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें बीज नहीं होते हैं। इसके अलावा जो है याद रखिएगा ये जो अनावृत बीजी जो है, ये इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसमें जो है बीज जो है फल के बाहर खुला होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा अनावृत बीजी में क्या होता है, बीज फल के बाहर होता है। बीज फल के बाहर खुला रहता है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ब्रायोफाइटा की बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा इसमें भी जो है बीज नहीं बनते। ठीक है ना, ये बहुत सरल पौधा होता है। ठीक है, इसमें भी बीज नहीं होते। ब्रायोफाइटा में बीज नहीं होते। ठीक है। अब यहाँ पे जो सवाल ये हो जाता है कि अनावृत बीजी और आवृत बीजी में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको ये यहाँ पे दोनों में समझाऊंगी। ठीक है ना, तो पहले आवृत बीजी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। आवृत बीजी, आवृत बीजी जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें अगर मैं बात करूँ तो इस आवृत बीज में आपको क्या याद रखना है कि इसमें जो है बीज क्या होता है, फल के अंदर होता है। ठीक है, इसमें जो है पहला पॉइंट, बीज फल के अंदर होता है। बीज फल के
अंदर होता है, ठीक है, अंदर होता है। उसके बाद जो याद रखिएगा, इसमें जो है क्या होता है, इसमें फूल होते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, फूल होते हैं, इसमें फूल होते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, ये इसमें जो है, याद रखिएगा, इसमें इसमें जो परागकण होता है वो कीट, हवा और पानी के द्वारा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें परागकण कैसा होता है, परागन। तो परागन इसमें होता है कीट, हवा और पानी द्वारा, पानी द्वारा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो अनावृत बीजी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ। दूसरा जो हम ले लेते हैं किसके बारे में गाइस, अनावृत बीजी के बारे में। अनावृत बीजी, ठीक है। तो इसके बारे में पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि इसमें जो है क्या होता है, जो बीज होता है वो खुले होते हैं, बीज नग्न होते हैं, ठीक है, नग्न या फिर खुले होते हैं, नग्न होते हैं, ठीक है, बीज नग्न होते हैं। इसके अलावा जो है याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें फूल नहीं होता है, ठीक है। इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा फूल नहीं होता है। इसके अलावा याद रखिएगा, इसमें जो है परागन कैसे होता है, हवा के द्वारा, परागन, परागन होता है हवा द्वारा, ठीक है। और याद रखिएगा, इसमें कैसा एकल निषेचन होता है, एकल निषेचन होता है, एकल निषेचन, एकल निषेचन होता है, ठीक है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे, अनावृत बीजी और आवृत बीजी में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि ओलंपिक में पहला महिला खेल कब शुरू किया गया था। तो ओलंपिक में पहला महिला खेल 1906 में, 1900 में, 1903 में या फिर 1908 में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1900 में खेला गया था, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है, और 1900 में जो है महिलाओं ने जो है याद रखिएगा 5 खेलों में हिस्सा लिया था, ठीक है। 5 खेलों में, 5 खेलों में हिस्सा लिया। तब वो कौन कौन से 5 खेले उसके बारे में याद रखिएगा। तो पहला अगर मैं बात करूँ कौन कौन से 5 खेल में हिस्सा लिया था, तो पहला याद रखिएगा गोल्फ में। इसके अलावा जो है आपको याद रखिएगा टेनिस में, टेनिस में। इसके अलावा जो है ये याद रखिएगा आपका जो है क्रिकेट। चौथा आपको याद रखना है गाइस नौकायन, नौकायन। और पांचवा याद रखता है घुड़सवारी, घुड़सवारी, ठीक है। तो ये 5 खेलों में हिस्सा लिया था, ठीक है। अब ओलंपिक खेल के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ओलंपिक खेल का जो है सबसे पहले शुरुआत हुआ था प्राचीन ओलंपिक की। अगर मैं बात करूँ प्राचीन ओलंपिक, प्राचीन ओलंपिक, ठीक है। तो प्राचीन ओलंपिक की अगर मैं बात करूँ गैस, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुई थी 1776 ईसा पूर्व में, ठीक है, प्राचीन ओलंपिक की। और वहीं अगर मैं बात करूँ गैस, तो याद रखिएगा आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी, आधुनिक, आधुनिक ओलंपिक्स, ओलंपिक, ठीक है। तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी गाइस, याद रखिएगा 1896 में, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई, 1896 ईस्वी में हुई। और याद रखिएगा इसके जो है आधुनिक ओलंपिक की अगर मैं बात करूँ जनक कौन है, जनक। तो याद रखिएगा आधुनिक ओलंपिक के जो जनक है वो है आपके पियरे डी कुरबेटिन, पियरे, पियरे डी, कुरबेटिन, ठीक है। उसके बाद गए ओलंपिक के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे हम ओलंपिक के बारे में बात करेंगे, ओलंपिक के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट आपको याद रखना है कि ओलंपिक जो है याद रखिएगा हर 4 साल में आयोजित होता है, हर 4 साल में आयोजित होता है,
ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है, पहला पॉइंट तो ये हुआ। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन सी है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला, पदक जीतने वाली पहली महिला, पहली महिला। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला थी गाइस, याद रखिएगा, उनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, ये ओलंपिक में पहली पदक जीतने वाली पहली महिला थी। और इन्होंने कौन सा पदक जीता था गाइस, तो याद रखिएगा, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक, कांस्य पदक जीता था, याद रखिएगा। और इन्हें जो है, इन्होंने जो है ये और भी पुरस्कार जीते हैं, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले इनके बारे में याद रखिएगा कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली, ठीक है ना, यहाँ पे शो नहीं किया है कि स्वर्ण पदक, कांस्य पदक। पदक जीतने वाली पहली महिला कौन सी है, तो कन्नम मल्लेश्वरी है, जिन्होंने कांस्य पदक जीता था। और इन्हें याद रखिएगा, इन्हें जो है कन्नम मल्लेश्वरी को जो है आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। आयरन लेडी, आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है, नाम से जानी जाती है। ठीक है। इसके अलावा एक याद रख लीजिएगा कि इनको जो है और कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, तो कर्णम मल्लेश्वरी को एक अर्जुन पुरस्कार भी मिला है, जो आपके प्रीवियस में पूछा गया था, याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार। तो याद रखिएगा, इन्हें अर्जुन पुरस्कार कब मिला था गाइस, तो याद रखिएगा 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन है, पिंडारी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर या फिर मिलम ग्लेशियर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये भारत का सबसे बड़ा हिमनद है गाइस। और सियाचिन ग्लेशियर से आप एक एक पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो है आपको याद रखना है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। काराकोरम, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है, पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि जो ये आपका जो है सियाचिन ग्लेशियर जो है, इसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, तो इसकी लंबाई आपको याद रखनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा, इसकी लंबाई है 76 किलोमीटर, 76 किलोमीटर, ठीक है, 76 किलोमीटर। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि याद रखिएगा कि ये जो है, ये सियाचिन ग्लेशियर जो है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। ठीक है ना, दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा इस, तो याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर का जो है उद्गम स्थल कौन सा है, उद्गम, उद्गम स्थल, ठीक है। तो याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर का उद्गम स्थल है इंदिरा कॉल, इंदिरा, इंदिरा कॉल, ठीक है। इंदिरा कॉल के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है इसका उद्गम स्थल है, और इसकी जो है लंबाई कितनी है, सॉरी ऊंचाई कितनी है गैस, तो याद रखिएगा सियाचेन ग्लेशियर का उद्गम स्थल है और इसकी जो है लंबाई, इंदिरा कॉल की जो है, सॉरी ऊंचाई होगा, लंबाई नहीं, ऊंचाई, ऊंचाई जो है याद रखिएगा, ऊंचाई 6115 मीटर है, ठीक है, 15 मीटर पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो सियाचिन ग्लेशियर है guys, याद रखिएगा यहाँ से जो है नुब्रा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। याद रखिएगा कौन सी नदी का, नुब्रा नदी का उद्गम, नुब्रा नदी का उद्गम यहीं से होता है, ठीक है।
ये हो गया। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में। तो गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में सबसे पहले याद रखिएगा, ये आपके कहाँ आएगा, इसे याद रखिएगा, ये है आपके उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा गंगोत्री ग्लेशियर से आपको याद रखना है कि यहाँ से जो है भगीरथी नदी का उद्गम होता है। भगीरथी नदी का उद्गम होता है। और बाद में जो है ये किससे मिल जाती है, और बाद में अलकनंदा से मिल जाती है। और बाद में अलकनंदा, और बाद में अलकनंदा से मिल जाती है। अलकनंदा। अलकनंदा से मिलकर क्या बनाती है गाइस, तो याद रखिएगा, अलकनंदा से मिलकर गंगा बनाती है। गंगा बनाती है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2025 में ब्रिक्स में शामिल होने वाला नया देश कौन है। तो 2025 में जो है शामिल होने वाला नया देश कौन सा है गाइस। इंडोनेशिया है, रूस है, चीन है, या फिर दक्षिण अफ्रीका है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2025 में जो शामिल हुआ था वो इंडोनेशिया हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 में सिर्फ एक ही जो है देश जो है शामिल हुआ था ब्रिक्स में। तो सबसे पहले हम ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे गाइस कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ब्रिक्स की स्थापना, ठीक है। तो याद रखिएगा, ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में, ठीक है। उसके अलावा याद रखिएगा कि ये जो है प्रथम औपचारिक शिखर सम्मेलन कब हुआ था ब्रिक्स का। प्रथम औपचारिक शिखर सम्मेलन, प्रथम औपचारिक, प्रथम औपचारिक शिखर सम्मेलन। तो प्रथम औपचारिक शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था गाइस, 2009 में। और कहाँ हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा रूस में हुआ था, 2009 रूस में। तो याद रखिएगा ये जो है 2010 से पहले, ठीक है ना, 2010 से पहले, 2010 से पहले जो है ब्रिक नाम था, ठीक है ना। ब्रिक नाम था, ब्रिक नाम था, ठीक है। ब्रिक नाम था। इसके बाद जो है 2010 के बाद जो है इसका नाम ब्रिक्स हुआ है। 2010 में जो है याद रखिएगा, 2010 में, 2010 में कौन शामिल हुआ था, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो याद रखिएगा 2010 में दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका शामिल हुआ, शामिल हुआ। और नाम हो गया क्या, और नाम हुआ BRICS, ब्रिक्स हुआ, ठीक है। और नाम ब्रिक्स हुआ, यानी दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हुआ था। और दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था, 2010 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जो है याद रखिएगा, अभी जो है वर्तमान में आपको याद रखना है कि जो है ब्रिक्स में टोटल कुल सदस्य कितने हैं। तो याद रखिएगा, ब्रिक्स में कुल 11 सदस्य है, 11 सदस्य देश हैं, जिसमें से इंडोनेशिया 2025 में शामिल हुआ था। और याद रखिएगा 2024 में, ठीक है। 2024 में कितने ये शामिल हुए थे, तो याद रखिएगा 2024 में जो है 5 देश शामिल हुए थे, ठीक है। 5 देश शामिल हुए थे, 5, ठीक है। अब वो 5 देश शामिल हुए थे 2024 में, 5 शामिल हुए थे, 5 देश शामिल हुए। तो कौन कौन से 5 देश शामिल हुए ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो 2024 में जो शामिल हुए थे, तो पहला नाम याद रखिएगा आपका जो हो गया मिस्र, ठीक है। इसके अलावा जो है दूसरा आपको याद रखना कौन सा हो गया, इथोपिया, 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 ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना ईरान शामिल हुआ, ईरान, ठीक है।
इसके अलावा आपको याद रखना है सऊदी अरब, सऊदी अरब 4 हुआ। और एक याद रखिएगा कौन था, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये टोटल 5 देश जो है शामिल हुए थे 2024 में, और एक शामिल हुआ था 25 में, इंडोनेशिया शामिल हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। तो सिविल सेवाओं के जनक के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स को जाना जाता है, महात्मा गांधी को, कार्नवालिस को, या फिर रॉबर्ट क्लाइव को। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्नवालिस को जो है सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ गाइज तो याद रखिएगा भारत में जो है सिविल सेवा की जो स्थापना हुई थी, ठीक है ना, सिविल सेवा की स्थापना, सिविल सेवा की स्थापना, तो ये स्थापना किसके तहत हुई थी गाइस, तो यह देखिएगा ये सिविल सेवा की स्थापना हुआ था 1861 के भारतीय सिविल सेवा अधिनियम द्वारा। ठीक है ना, 1861 के भारतीय भारतीय सिविल सेवा अधिनियम द्वारा, अधिनियम द्वारा। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि जो भारतीय सिविल सेवा में जो है चुने जाने वाले पहले भारतीय, चुने जाने वाले चुने जाने वाले पहले भारतीय, ठीक है ना, पहले भारतीय। तो पहले भारतीय कौन थे गाइस, तो पहले भारतीय थे चुने जाने वाले जो है सिविल सेवा में, जो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है ना, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। सत्येंद्र नाथ सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर को चुना गया था। और कब गए तो याद रखिएगा ये चुने गए थे 1863 में, 1863 में चुने गए थे। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है गाइस कि ये जो है, अब हम थोड़ा सा कार्नावालिस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो कार्नावालिस के बारे में अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा कार्नावालिस जो है, इनका कार्यकाल जो था वो कब से कब तक था, यानी कि गवर्नर जनरल थे उस समय, गवर्नर जनरल से। और इनका जो शासन काल था वो कब से कब तक था, 1786 से लेकर के 1793 तक, 1786 से लेकर 1793 तक। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ इनके बारे में और याद रखिएगा कि जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किसने किया था, तो अस्थाई बंदोबस्त इन्होंने ही लागू किया था, अस्थाई बंदोबस्त। तो अस्थाई बंदोबस्त इन्होंने लागू किया था कब गए तो याद रखिएगा इन्होंने लागू किया था अस्थाई बंदोबस्त को 1793 में। ठीक है, 1793 में इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है अस्थाई बंदोबस्त हो गया। इसके अलावा जो है याद रखिएगा तीसरा मैसूर युद्ध जो हुआ था इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, तीसरा मैसूर युद्ध, तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था। और तीसरा मैसूर युद्ध कब हुआ था गाइस, तो ये जो है 1790 में स्टार्ट हुआ था, 1790 से 1792 तक जो है इस ये चला था। ठीक है ना, 1790 से 1792 तक, 1792 तक। ठीक है, और याद रखिएगा ये 1792 तक चला था। तो ये युद्ध समाप्त हुआ था किस संधि पे, तो पूछा जाता है श्रीरंगपट्टनम संधि के समय जो है कौन था गाइस, तो याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम संधि के समय, संधि के समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे गए तो याद रखिएगा ये थे कानावालिस। और श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ जो है ये मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। तो प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग जो है ये विचलित होता है, तो कौन सा रंग विचलित होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रिज्म, प्रिज्म का मतलब क्या होता है। प्रिज्म जो होता है गाइस याद रखिएगा ये तो या तो प्रिज्म जो होता है या तो कांच से बनी होगी या तो प्लास्टिक से बनी होगी। पहले प्रिज्म को समझते, ठीक है। प्रिज्म जो होता है गाइस याद रखिएगा कांच या फिर जो है कांच
कांच या प्लास्टिक की बनी होती है। प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है, बनी होती है। और प्रिज्म का जो है कैसा देखिएगा, प्रिज्म का आकार कैसा होता है, तो प्रिज्म का आकार त्रिकोणीय होता है, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है गाइस, तो याद रखिएगा त्रिकोणीय, त्रिकोणीय होता है, ठीक है, त्रिकोणीय होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब प्रकाश जो है ऐसा देखिएगा, जब प्रकाश आप पिक्चर में देख सकते हैं, जब प्रकाश जो ये व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, ये जो है प्रिज्म है, ठीक है ना। तो ये प्रकाश जब प्रिज्म के माध्यम से गुजरता है तो ये क्या होता है, प्रिज्म के माध्यम से गुजरने के बाद जो है ये बहुत सारे रंगों में टूट जाता है, ठीक है। यानी कि जो प्रकाश है कोई एक त्रिकोणीय आकार का, ठीक है, प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये बहुत सारे रंगों में जो है, बहुत सारे रंगों में ये टूट जाता है, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना। बहुत सारे रंगों में ये टूट जाता है, और जो टूटने की वजह से जो है ये क्या होता है, क्योंकि ये क्यों टूटता है, जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश बहुत सारे रंगों में क्यों टूटता है, क्योंकि जो है सबका तरंग दैर्ध्य अलग होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य अलग होता है और अलग अलग कोण पर जो है ये मुड़ जाती है, तो इसी वजह से ये विभिन्न इसमें टूट जाता है, ठीक है। और टूटने के बाद जो है याद रखिएगा, ये जो है 7 रंगों में विभाजित होती है। तो यहाँ पे जो है ये भी याद रखिएगा कि जो है प्रकाश प्रिज्म से होकर कितने रंगों में विभाजित होती है, तो 7 रंगों में विभाजित होती है, 7 रंगों में। और वो 7 रंग कौन कौन से गए, तो याद रखिएगा 7 रंग हो गया आपके बैंगनी, बैगनी, जामुनी, जिसे इंडिगो कलर कहते हैं, जामुनी, ठीक है। इसके अलावा हो गया आपका नीला, नीला, ठीक है, हरा, नीला, हरा, पीला, पीला, नारंगी, नारंगी। और ये कितना हो गया, बैगनी 1, जामुनी 2, नीला 3, हरा 4, पीला 5, नारंगी 6, और एक हो गया लाल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या याद रखना है गाइस, कि जो लाल रंग का जो है तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है, ठीक है ना। तो जो जिसकी वजह से जो है याद रखिएगा ये जो है बहुत ज्यादा कम विचलित होती है, ठीक है ना। तो इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, लाल का जो है याद रखिएगा तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, ठीक है ना। अधिक होने की वजह से तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो अधिक होने की वजह से जो है ये क्या याद रखिएगा, ये ज्यादा विचलित होती है। सॉरी, तरंग दैर्ध्य अधिक होने की वजह से कम विचलित होता है, ठीक है ना, कम विचलित होता है, कम विचलित होगा, कम विचलित होगा, ठीक है। और जो है सबसे ज्यादा जो है सबसे कम जो है ये किसका होता है, तो याद रखिएगा बैगनी, बैगनी का होता है सबसे कम तरंग दैर्ध्य, सबसे कम तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य होता है, जिसकी वजह से जो है याद रखिएगा विचलन इसका अधिक होगा, विचलन अधिक होगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि किसका विचलन कम होगा, किसका विचलन अधिक होगा, यहाँ पे बैगनी और लाल, ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, इसके बारे में आपको सारा पॉइंट नोट करना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गाइज, तो याद रखिएगा पीतल जो है ये किसका मिश्र धातु है गाइज, तो याद रखिएगा पीतल जो है ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, ठीक है ना। पीतल के बारे में बात करेंगे गाइज, तो याद रखिएगा ये तांबा, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र होता है, तो इसमें जो है हवा में क्या होता है मौजूद, जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होते हैं ये तांबे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड किसके साथ,
तांबा के साथ क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया करता है। और प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है गाइस? तो हाइड्रोजन, पहला तो याद रखिएगा, ये तांबा और जस्ता का हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ तांबे के साथ प्रतिक्रिया करता है, और तांबे के साथ प्रतिक्रिया करके ये क्या बनाता है? कॉपर सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है? कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड। और कॉपर सल्फाइड की वजह से ही गाइस याद रखिएगा, पीतल पे जो है पीली या फिर काली परत जम जाती है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, कॉपर सल्फाइड की वजह से क्या होता है? पीतल पर पीतल पर काला पीतल पर काला परत चढ़ जाता है। ठीक है, तो आप समझ आइएगा, ये जो है पीतल जो होता है, ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, ये किसके साथ? तांबा के साथ प्रतिक्रिया करता है, और प्रतिक्रिया करके ये कॉपर सल्फाइड बनाता है। और कॉपर सल्फाइड के कारण ये पीतल का जो रंग जो होता है वो काला पड़ जाता है, ठीक है ना, जब ये प्रतिक्रिया करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में तो कुछ बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2S। रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र होता है H2S। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में याद रखिएगा गाइस, कि ये जो है रंगहीन होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है रंगहीन होता है, ठीक है। और याद रखिएगा, ये जो है अत्यधिक विषैली भी होती है, ठीक है। रंगहीन होता है। इसके अलावा अत्यधिक 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 विषैली भी होती है। विषैला। अत्यधिक विषैला होता है, और याद रखिएगा ज्वलनशील गैस होती है। ज्वलनशील ज्वलनशील गैस होती है। ठीक है, और याद रखिएगा, इसका जो है ये गंध कैसा होता है? तो गंध के बारे में भी याद रखिएगा। जो हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर मैं बात करूँ, इसका गंध कैसा होता है guys? तो याद रखिएगा, इसका गंध होता है सड़े हुए अंडे की तरह, ठीक है। सड़े हुए सड़े हुए अंडे की तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप कौन है? स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या फिर रासायनिक ऊर्जा। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप जो है, ये है आपका सौर ऊर्जा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नवीकरणीय ऊर्जा के जो है ये होता क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा होता है, वे ऊर्जा होता है जो प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, जो समाप्त नहीं होते। तो याद रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जो प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से पुनः पुनः उत्पन्न होते हैं। पुनः उत्पन्न होते हैं और समाप्त नहीं होते। समाप्त नहीं होते। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि नवीकरणीय ऊर्जा के जो है स्रोत कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, तो इसके स्रोत के बारे में अगर हम बात करेंगे इस, तो याद रखिएगा, इसके स्रोत होते हैं जैसे कि पहला तो सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है। सौर ऊर्जा हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना है पवन ऊर्जा हो गया। पवन ऊर्जा, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है और कौन सा हो गया? जल ऊर्जा। जल ऊर्जा हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैवमास ऊर्जा हो गया। जैवमास ऊर्जा किसे कहते हैं guys? जिसे हम कहते हैं आपका बायोमास एनर्जी, ठीक है ना। जैव मास ऊर्जा। जैव मास ऊर्जा हो गया, ठीक है। इसके अलावा और आपका कौन सा हो गया गैस? इसके अलावा हो गया आपका भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय, ये सब जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है।
अब चलिए इसके बारे में एक एक समझते हैं पहले। सबसे पहले अगर मैं पवन ऊर्जा की बात करूं तो पवन ऊर्जा के बारे में याद रखना है कि ये जो है ये होता है वायु की गति से जो है टरबाइन घुमाकर जो है बिजली बनाया जाता है, बिजली बनाना होता है इसका काम पवन ऊर्जा का। तो यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ कि पवन ऊर्जा में जो है अग्रगणी अग्र शीर्ष राज्य लिख देते हैं, ठीक है ना। पवन ऊर्जा में शीर्ष राज्य, तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में, ठीक है ना, शीर्ष राज्य उत्पादन में, उत्पादन में, ठीक है। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा आएगा, इससे याद रखिएगा, वो हो गया आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका कौन सा हो गया, जल ऊर्जा। जल ऊर्जा जो है ये बहते पानी के टरबाइन चलाकर जो है इसका बिजली बनाना होता है, जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है। तो इसमें जो है जल ऊर्जा में जो है अगर मैं बात करूं कि इसमें जो है उत्पादन में कौन सा राज्य है, इससे याद रखिएगा, इसके जल ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल हिमाचल प्रदेश। तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देते हैं, ऐसा ना आपको लगे कि मैं इसके बारे में बताऊँ, ठीक है। ये पवन ऊर्जा के बारे में बताई, सॉरी जल ऊर्जा के बारे में बताई, ठीक है। और ये भी मैं उत्पादन में बताई हूँ, ठीक है, उत्पादन में। उत्पादन में कौन है, हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा इस जैव ऊर्जा की, जैव मास की, जो आपका जो है बायोमास एनर्जी है, तो इसके उत्पादन में जो है सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र है। इसमें जैसे कि जैव मास में जो जैविक पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। जैव मास किसे कहते हैं, जिसमें जैविक पदार्थों से जो है जैविक पदार्थों से जैविक पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन होता है, ऊर्जा उत्पादन होता है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो सुन करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा में जो है अग्रगण्य राज्य कौन सा आएगा, इससे याद रखिएगा। भूतापीय ऊर्जा में जो है अग्रगण्य राज्य हो गया आपका लद्दाख। लद्दाख, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा आपका कौन सा ऊर्जा होता है guys? जो पृथ्वी के अंदर की गर्मी से ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, जो पृथ्वी के अंदर, ठीक है ना, पृथ्वी के अंदर की गर्मी से, कि गर्मी से ऊर्जा प्राप्त होता है, गर्मी से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो जैव मास ऊर्जा जैविक पदार्थों की ऊर्जा से उत्पादन होता है, और भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के अंदर की गर्मी से होता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बता भी दी कि भूतापीय ऊर्जा में सबसे अग्रगण्य राज्य कौन सा है, तो ये है आपका लद्दाख, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा सौर ऊर्जा के बारे में बात कर लेती हूँ। सौर ऊर्जा के बारे में मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, इसमें जो है आपके जो है उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है, पहला राज्य उत्पादन में, तो ये हो गया आपका राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में जो है याद रखिएगा, जो है विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क है, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ये कहाँ है, राजस्थान में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है, सौर ऊर्जा पार्क है। तो विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क राजस्थान में, जिसका नाम क्या है गाइस, जिसका नाम है आपका याद रखिएगा भादला सोलर पार्क, भादला सोलर पार्क, सोलर पार्क, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इस क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द्रव की सतह पर तन्यता को क्या कहते हैं। तो द्रव की सतह पर सतही तनाव कहते हैं, घर्षण कहते हैं, दाब कहते हैं, या फिर सांद्रता कहते हैं। तो सबसे पहले हम बता देगा इसकी, यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि ये जो है आपका तन्यता, तन्यता के बारे में आप जब तक समझेंगे नहीं, इसे हम आपको आंसर समझ नहीं आएगा। तो तन्यता किसे कहते हैं, यानी कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं कि जब कोई ठोस पदार्थ बिना टूटे,
यानी कि जो है जब कोई बिना टूटे जो उसको खींच कर लंबा किया जा सकता है उसे तन्यता पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पे लिखिए जब कोई ठोस पदार्थ जब कोई ठोस पदार्थ बिना टूटे, ठीक है ना, बिना बिना टूटे खींच कर खींच कर लंबा किया जा सकता है, लंबा किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, जा सकता है, उसे हम कहते हैं तन्यता। खासकर ये जो गुण जो है आपको धातुओं में देखने को मिलेगा। धातुओं की अगर मैं बात करूं, सोना को भी जो है घींच कर लंबा किया जा सकता है, ठीक है, बिना टूटे। इसके अलावा चांदी को भी किया जा सकता है, ठीक है, चांदी को भी लंबा किया जा सकता है, तांबा को भी लंबा किया जा सकता है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या शीशा को लंबा किया जा सकता है घींचकर? शीशा बिना टूटे जो है ये लंबा इसको कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, शीशा को नहीं कर सकते हैं, शीशा को नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि द्रव की सतही पर तन्यता को क्या कहा जाता है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है सतही तनाव, जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है ना, पृष्ठ तनाव, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है, जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सरफेस टेंशन जो है याद रखिएगा, यानी कि जो है ये इसका जो है एसआई मात्रक, इसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव, सतही तनाव ये कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो सबसे पहले एसआई मात्रक इसका याद रखिएगा, सरफेस टेंशन का एसआई मात्रक क्या होता है इससे याद रखिएगा, सरफेस टेंशन का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा इससे याद रखिएगा इसका एसआई मात्रक होता है। उसके अलावा याद रखिएगा इसका जो है सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक, ठीक है। तो इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है गाइस, डाइन प्रति सेंटीमीटर, डाइन प्रति सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, डाइन प्रति सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा, डाइन प्रति सेंटीमीटर, डाइन डाइन प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि डैश मांसाहारी पौधा नहीं है। तो कौन सा मांसाहारी पौधा नहीं है, वीनस फ्लाई ट्रैप, पीचर प्लांट, सेंड्यू या फिर टाइगर लिली। तो यहाँ पे जो है मांसाहारी पौधे किसे कहते हैं, मांसाहारी पौधे उसे कहते हैं जो कीड़े या फिर कोई भी छोटे जीवों को जो है फंसा कर जो है ये क्या करते हैं, अपना अपना जो है पोषण प्राप्त करते हैं, तो उसे हम मांसाहारी पौधा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप ये भी आपका मांसाहारी पौधा है, ठीक है। इसके अलावा जो है पीचर प्लांट ये भी मांसाहारी है, संड्यू ये भी मांसाहारी है, वाटर लिली जो है ये एक साधारण पौधा है, ठीक है। ये जो है अपना पोषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरा करता है। तो सबसे पहले वाटर लिली के बारे में बात करेंगे, सॉरी टाइगर लिली के बारे में। तो इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है गाइस याद रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम लेंसीफोलियम, लिलियम लेंसीफोलियम, लेंसीफोलियम, ठीक है। उसके अलावा जो है ये जो है अपना भोजन कैसे लेते हैं guys? तो ये जो है भोजन जो लेते हैं ये छोटे जीव या फिर कोई कीड़े मकोड़े से नहीं लेते, ये अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है। और याद रखिएगा ये मांसाहारी नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद इसके जो है रंग की अगर मैं बात करूँ, इसका रंग कैसा होता है गाइस, तो याद रखिएगा इसका रंग होता है चमकीला नारंगी, आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, चमकीला नारंगी, नारंगी, और जो है नारंगी काले धब्बों के साथ, काले छोटे छोटे धब्बे होते हैं, ठीक है ना, काले काले धब्बों के साथ, ठीक है।
इसके अलावा जो है इसकी जो पंखुड़ियां जो है पीछे की ओर मुड़ी होती है। आप देख सकते हैं ये जो फ्लावर है इसकी पंखुड़ियां पिक्चर में देखिए ध्यान से, पिक्चर में आप देख रहे हैं इसकी पंखुड़ियां जो है ये सारे जो है पीछे की ओर मुड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नारंगी कलर है, ब्लैक ब्लैक कलर का डॉट है, तो याद रखिएगा ये जो है इसकी जो है पंखुड़ियां जो है, पंखुड़ियां पीछे की ओर मुड़ी होती है, पीछे की ओर मुड़ी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो और कौन कौन सा जो है मांसाहारी पौधा है ये देखेंगे। तो इसके बाद जो है मांसाहारी पर जैसे कोबरा लिली जो है ये आपका मांसाहारी, ठीक है ना। टाइगर लिली आपका ये जो है साधारण पौधा है, लेकिन ये जो है कोबरा लिली, कोबरा लिली ये आपका मांसाहारी पौधा हो गया। इसके अलावा जो है आपको याद रखना है ये जो है कोबरा लिली में जो पत्तियां जो है ये सांप के फन के जैसी होती है। कोबरा लिली की जो पत्तियां होती हैं ये सांप के फन के जैसी होती है। इसके बाद आपको याद रखना है सेफा लोटस, सेफा लोटस ये भी आपका एक मांसाहारी पौधा है, और इसमें जो ये खासकर जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है ना। और इसका इसके पत्ती का आकार जग जैसा होता है। इसके अलावा और याद रखिएगा एक और कौन सा हो गया, हेलियोफोरा, हेली हेलियोफोरा, हेलियोफोरा, ठीक है। तो ये मांसाहारी पौधा होता है। हेलियोफोरा जो है ये खासकर आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये आपका मांसाहारी पौधा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत भेजे गए क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत भेजे गए क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थे, या फिर विंस्टन चर्चिल थे, रॉबर्ट वॉलपोल थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा विंस्टन चर्चिल जो थे ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगर मैं बात करूँ क्रिप्स मिशन की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्रिप्स मिशन को जो है याद रखिएगा ये जो है 1942 में भेजा गया था, ठीक है। 1942 में, 1942 में जो है ये भारत में भेजा गया था, ठीक है, भारत में भेजा गया था। अब इस प्रस्ताव में एक्चुअली क्या था, ये क्रिप्स मिशन भेजने का प्रस्ताव ये था कि जो द्वितीय युद्ध चल रहा था इस युद्ध में जो है बोला गया था कि इसलिए इनके भेजने का ये था कि जो है भारत में जो है भारत से जो है युद्ध में सहयोग मतलब उनको मिलना चाहिए था, ठीक है ना। तो सहयोग प्राप्त करने के लिए, युद्ध में सहयोग, सहयोग प्राप्त करने के लिए जो है क्रिप्स मिशन भेजा गया था, ठीक है। उस समय द्वितीय युद्ध चल रहा था, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले अगर इस प्रस्ताव में, तो इस प्रस्ताव में जो है ये क्या क्या था, ठीक है। तो ये जो क्रिप्स मिशन जो प्रस्ताव भेजा गया था इस प्रस्ताव में जो था बोला गया था कि जो है युद्ध के बाद, ठीक है ना, यानी युद्ध के बाद, युद्ध के बाद जो है भारत को, भारत को डोमिनियन स्टेट मिलेगा, ठीक है ना, डोमिनियन, डोमिनियन स्टेट मिलेगा, स्टेट मिलेगा, ठीक है। ये था। उसके बाद जो प्रस्ताव में जो जो बात कही गई है मैं वो पॉइंट लिखा रही हूँ, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया था कि एक संविधान सभा का गठन होगा, इसी प्रस्ताव में बोला गया था एक संविधान सभा का, एक संविधान सभा का गठन होगा, ठीक है, गठन होगा। उसके बाद जो है और बोला गया था गाइस कि ये जो है याद रखिएगा कि इसमें जो है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी, ठीक है ना। ये सब जो है इसमें बोला गया था, ठीक है ना। अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी, हितों की रक्षा की जाएगी, ठीक है। ये प्रस्ताव भेजा गया था 1942 में भारत में, लेकिन जो है कांग्रेस और मुस्लिम दल ने जो है इस प्रस्ताव को जो है स्वीकार नहीं किया, ठीक है ना। इस प्रस्ताव को जो है स्वीकार नहीं किया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो है प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा इस, तो याद रखिएगा अब थोड़ा सा विंस्टन चर्चिल के बारे में बात कर लेते हैं। तो विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय, और उस समय जो है ये याद रखिएगा कि इनका जो है काल था 1940 से 45, 1940 से
1945 तक थे। और फिर दोबारा इनका शासन फिर आया था 1951 से 1955 तक, ठीक है। फिर दोबारा आया था 1951 से 1955 तक, ठीक है। तो 2 बार ये शासन में रहे। और याद रखिएगा गाइस, याद रखिएगा कि ये जो है विंस्टन चर्चिल ने ही गांधी जी को क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर, ठीक है ना। गांधी गांधी जी को गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? फकीर इन्होंने ही कहा था, ठीक है। अर्धनग्न फकीर कहा था, ठीक है। इसके अलावा गाइस याद रखिएगा, इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, ठीक है। तो ये एग्जाम में उतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि जो है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किस ब्रिटिश ने कहा था, तो चर्चिल ने कहा था, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न सम्मानित किया गया था। यानी कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ही उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कौन है इनमें से? तो डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी या फिर प्रणब मुखर्जी। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन, ठीक है ना। तो ऐसे दो राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न मिला, ठीक है। तो दो राष्ट्रपति हैं ऐसे, दो राष्ट्रपति। तो सबसे पहले दो राष्ट्रपति हैं। तो सबसे पहले राधा कृष्ण के बारे में जो है एक एक पॉइंट को देखेंगे, उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी इनके बारे में। दूसरा नाम कौन है जो जिनको भारत रत्न मिला हुआ है राष्ट्रपति बनने से पहले। तो डॉक्टर सर्वपल्लवी जो है, याद रखिएगा, ये जो है भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। और याद रखिएगा ये इनका जो है काल कब से कब तक था, 1962 से लेके 1962 से लेकर के 1967 में थे, ठीक है। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और इनको जो है भारत रत्न कब मिला था? भारत रत्न। तो याद रखिएगा इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954, यानी ये जो है राष्ट्रपति बने थे 1962 में और इन्हें भारत रत्न मिला था 1954 में। इसके अलावा जो याद रखिएगा, ये जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है ना। तो डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जो है ये पहले उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे। तो पहले उपराष्ट्रपति थे गाइस। तो याद रखिएगा कि इनका जो है शासनकाल कब से कब तक था गाइस। तो याद रखिएगा 1952 से लेकर 1962 तक, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है इनके ही जो इनका जन्म है, इनके जन्म पे ही याद रखिएगा शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। जन्मदिन पर 5 सितंबर को, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस, ओ शिट, एक सेकेंड, शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि ये जो है इनका एक इनकी जो है एक रचना याद रखिएगा, इनकी रचना कौन सी है। तो एक रचना याद रखिएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इंडियन फिलोसफी किनकी है। तो याद रखिएगा इंडियन फिलोसफी इन्हीं की रचना है, ठीक है ना। इंडियन इंडियन फिलोसफी, फिलोसफी, ठीक है। इसके अलावा जो है मैंने बोला था कि दो राष्ट्रपति है, तो पहले तो ये हो गए राधा कृष्ण और दूसरा नाम याद रखिएगा जाकिर हुसैन का, जाकिर हुसैन, ठीक है। तो जाकिर हुसैन जो है याद रखिएगा, जाकिर हुसैन के बारे में आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में कब से कब तक कार्य किए थे। तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है याद रखिएगा, राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। तो ये जो इनका शासनकाल था 1967 से 1969, 1967 से 1969 तक था
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा इनको जो है भारत रत्न कब मिला था? भारत रत्न। ठीक है, तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था गाइस 1963 में। 1963 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा याद रखिएगा ये जो है पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि जयकवारी परियोजना जो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है, किस नदी पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, गोदावरी नदी पर, महानदी पर या फिर कृष्णा नदी पर। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी पर, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइज तो याद रखिएगा ये जो है जायकवारी परियोजना जो है इसका निर्माण जो है ये कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था। इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था 1965 में, इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था और ये पूर्ण हुआ था 1976 में ये पूर्ण हुआ था, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा इस बांध की जो है लंबाई कितनी है? तो ये जो है इसकी लंबाई याद रखिएगा, इसकी लंबाई है 10 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है गाइस? तो याद रखिएगा 10 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा इस बांध की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई है 41.3 मीटर, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें जो है इसमें जो है एक जलाशय है, ठीक है ना। इस पे जलाशय बनाया गया है जयकवारी परियोजना पे, तो एक जलाशय बनाया गया है। तो कौन सा है? तो याद रखिएगा नाथ सागर जलाशय बनाया गया है। नाथ सागर जलाशय, जलाशय बनाया गया है, ठीक है। बनाया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा इस बांध की जो है नींव किसने रखी थी पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बांध की नींव, तो बांध की नींव रखी थी गाइस याद रखिएगा ये लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस बांध का जो है उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन, तो याद रखिएगा इस बांध का उद्घाटन जो है इंदिरा गांधी की थी, उस टाइम तत्कालिक प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा आपके नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है गाइस? तो इंदिरा सागर बांध जो है ये कौन सी नदी पर है? इंदिरा, इंदिरा सागर बांध। तो इंदिरा सागर बांध जो है ये आपके नर्मदा नदी पर है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस महानदी, तो महानदी पर कौन सा बांध है गाइस? तो याद रखिएगा महानदी पर है आपका हीराकुंड बांध, ठीक है ना। हीराकुंड बांध जो है ये आपके कौन से नदी पर है? हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध आपके महानदी पर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है गाइस? तो याद रखिएगा नागा अर्जुन सागर बांध, नागा अर्जुन सागर बांध, ठीक है। ये आपके कृष्णा नदी पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं है? ब्रेन, एना कोर्निकोवा या फिर एड्स या फिर डॉन। तो गाइज ये जो है कंप्यूटर वायरस नहीं है डॉन, लेकिन जो है ये आपका ब्रेन, एना कोर्निकोवा और एड्स ये तीनों आपका कंप्यूटर वायरस है। तो सबसे पहले मैं आपको एड्स के बारे में बताती हूँ। अब बहुत सारे लोगों को एड्स जो है बायोलॉजी में पढ़ोगे, लेकिन नहीं, ये कंप्यूटर वायरस है। तो एड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एड्स को जो है सबसे पहले जो है ये देखा गया था कब? 1900, 1900 जो है इसे देखा गया था 89 में, ठीक है। 1989 में जो है देखा गया था इसे, एड्स को देखा गया। और याद रखिएगा ये जो है ये फैला कैसे था गाइस? तो एड्स फैला था फ्लॉपी डिस्क के जरिए, ठीक है ना। फ्लॉपी, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क के जरिए, जरिए फैला था, ठीक है। फैला था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो यह देखिएगा इसमें जो है एक मैसेज दिखाता था, जिसमें दिखाता था कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो लीज, सॉफ्टवेयर लीज जो है ये समाप्त हो गया, ठीक है। और फिर इसमें जो है फिरौती की मांग की जाती थी, ठीक है ना।
इसके अलावा अगर मैं ब्रेन की बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है, याद रखिएगा कि ये जो है फ्लॉपी डिस्क के बूट के सेक्टर को संक्रमित करता था, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये जो है आपका जो है पहली बार इसे देखा गया था 1986 में, इसे 1986 में इसे देखा गया था पहली बार। और याद रखिएगा ये जो है आपका जो है पहला पीसी वायरस था, ठीक है ना। ब्रेन जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपको याद रखना है पहला पहला पीसी वायरस था, पीसी वायरस था, ठीक है। इसके बाद जो है आपका आ जाता है, आप कौन सा आ जाता है गाइस, याद रखिएगा अब आ जाता है आपका एनाकोर्निकोवाई। तो इसके बारे में क्या याद रखिएगा कि ये जो है ये डेटा को नुकसान नहीं करता था, ठीक है ना, ये डेटा को नुकसान नहीं करता था, डेटा को नुकसान नहीं करता था, नहीं करता था। तो ये क्या करता था गाइस, ये वायरस करता था जो है ईमेल को, जो है ये ईमेल काम इसका नहीं करता था, ठीक है ना, ईमेल काम नहीं करता था, काम नहीं करता था, ठीक है। तो ये सब वायरस हो गया। अब जैसे मैं आपको बताऊं तो एक और है आपका जो है, याद रखिएगा डिस्क वाशर वायरस, ठीक है, ठीक है ना। इसके बारे में जो है याद रखिएगा, एक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा वाशर डिस्क वाशर वायरस। तो इसमें क्या होता था गाइस, डिस्क वाशर वायरस में क्या होता था, इसमें जो है हार्ड डिस्क का जो है सारा डेटा जो है मिटा दिया जाता था, ठीक है ना। तो हार्ड डिस्क का डेटा, हार्ड डिस्क का डेटा मिटा दिया जाता था, ठीक है, मिटा दिया जाता था, ठीक है। तो ये था आपका जो है कंप्यूटर वायरस के बारे में, ठीक है। अब गाइज यहाँ से जो है आपको कोई भी कंफ्यूजन और कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज गाइज, प्लीज प्लीज चैनल के आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव था तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।